आज भी पिछड़े अति पिछड़े और SC ST और माइनॉरिटी की महिलाएं जो हैं वो अपर कास्ट की महिलाओं के बराबर में ना तो मैंने शैक्षणिक दृष्टिकोण से हैं, ना सामाजिक दृष्टिकोण से हैं, ना राजनीति में कोई ऐसी विरासत है कि जिसके बल पर वो विल पावर उनका डेवलप हो, पॉलिटिकल विल पावर वो नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि आप अपर कास्ट की तादाद को बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे से कई वोमेन रिजर्वेशन बिल तो नहीं ला रहे हो, मतलब 33% महिला रिजर्व। अब महिला कौन सी होगी? महिला तो आपने कह दिया, महिला तो सभी जातियों में है, लेकिन महिला सामान्य तौर पर जो राजनीति में अग्रिम पंक्ति में है वो तो अपर कास्ट की महिला है। तो वो 33% वो उनके हाथों में चला जाएगा और ये प्लस सामान्य सीट जो पुरुषों में है वो सब मिलाकर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए ये विरोध है कि आप 33% में ये तय करें कोटा विद इन कोटा। इस 33% में पिछड़े की महिला कितनी होगी, अति पिछड़े की कितनी होगी, SC की कितनी होगी, ST की कितनी होगी, माइनॉरिटी की कितनी होगी। और अगर माइनॉरिटी शब्द से आपको परहेज है, हमें भी परहेज है, तो आप OBC SC ST का कोटा बना देंगे तो कम से कम OBC और ST में माइनॉरिटी के जो मैंने समतुल्य जातियां हैं वो उनकी महिलाएं लड़ लेंगी। लेकिन आप सीधे सीधे महिला आरक्षण कह दे रहे हैं। इसमें बेईमानी, इसमें नीयत बहुतों की साफ नहीं है, सिर्फ भाजपा ही नहीं, बहुतों ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी नीयत इस मामले में साफ नहीं है। इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि जब तक कोटा के अंदर कोटा न तय हो तो ये बिल पास न किया जाए। ये विनती सबसे हमारी है। एक बात, पहली बार 11-12 वर्षों के इस शासनकाल में एक बिल गिरा, स्वागत योग्य बात है कि बिल गिरा, क्योंकि ये बिल महिला रिजर्वेशन बिल नहीं था साहब, वो बिल तो पास था। मैं पहले कह रहा हूँ, देश को ये जानना चाहिए। ये बिल असल में डिलिमिटेशन बिल था। ये परिसीमन के लिए जो बातें आ रखी हैं, नया जो संसद भवन बना है और उसकी जो सीटें बढ़ाई गई हैं, आप क्या समझ रहे हो बगैर योजना के काम हो रहा? क्या पुराना संसद भवन भूकंप में गिर गया था क्या, या आने वाले भूकंप में वो गिर रहा है क्या? अरे भाई, उसकी बनावट ऐसी है कि वो अभी 200 साल और चलने वाला। लेकिन फिर भी आपने नया इसलिए बनाया कि वहाँ सीटें कम थी, यहाँ सीटों को बढ़ाना है। तो जब नया संसद भवन बना था तभी ये बात समझ में आ गई थी कि परिसीमन भी होगा, सांसदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अब सवाल फिर एक नया, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि पहले ही परिसीमन में जो SC के लिए रिजर्व सीटें की गई हैं वो सुनियोजित ढंग से की गई हैं। जहां माइनॉरिटी की संख्या बहुत बड़ी है उसको जानबूझकर SC के लिए रिजर्व कर दिया गया है ताकि माइनॉरिटी की संख्या को या उनके प्रतिनिधित्व को काबू में रखा जाए। 100 उदाहरण हमारे पास हैं, 100 उदाहरण है सामने आपके। नगीना है, नगीना में SC से ज़्यादा माइनॉरिटी है लेकिन उसको रिजर्व किया गया, माइनॉरिटी 42%। अब मेरी एक मांग है, आज हो या कल हो परिसीमन बिल तो आएगा फिर दोबारा। मैं एक स्पष्ट मांग ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की ओर से करता हूं कि परिसीमन में जहां भी 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं उसे रिजर्व न किया जाए, उसे सामान्य ही रहने दिया जाए। परिसीमन में जहां SC की जनसंख्या 20% 25% है उसको रिजर्व किया जाए, चाहे उसमें राजपूत ब्राह्मण की संख्या भी 15-16 क्यों ना हो। ये देखते हैं कि अगर राजपूत ब्राह्मण 15-16-20 तक है तो उसको सामान्य रखो ताकि ये 20 वाले 15 वाले ही 85 पर राज करते रहें, और मुस्लिम अगर 25-30-50% भी है तो रिजर्व कर दो ताकि ये न जीत कर जा पाए किसी दल से मिला जुला कर सामाजिक समीकरण। तो परिसीमन के पीछे एक उद्देश्य ये था। एक तो ऐसे संख्या घट गई हमारी, 54 से 24 पर पहुंच गए। आपको पता है एक ज़माने में हम 54 थे, माइनॉरिटी के लोकसभा के सदस्य 54 हुआ करते थे, आज हम 24 पे हैं। उससे भी नीचे ये भेजना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 1-2-4 हों, वो भी मेरे कठपुतली हों, हमारे द्वारा चुने गए हों या हमारे एजेंट हो जाएं। ये इनकी मंशा है।
तो इसलिए ये परिसीमन बिल, अब मैं विपक्ष को बधाई देता हूं कि बिल गिरा, तो आप हल्ला कर रहे हैं कि वुमेन्स बिल गिरा, अरे परिसीमन बिल गिरा। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, ये केंद्र शासित राज्यों के लिए जो सिस्टम ये ला रहे थे वो बिल गिरा। 3 बिल एक साथ आए थे, 2 बिल हानिकारक थे। महिला बिल में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, आज भी है। पहले ड्राफ्ट को लोग बैठकर पढ़ें, आम जनों को भी अवसर दें अध्ययन करने का, उसके बाद बिल को लोकसभा की पटल पर रखा जाए, सरकार का समर्थन किया जाएगा। सरकार को इसमें ईमानदारी, पारदर्शिता का प्रदर्शन करना चाहिए। पहली बार मैं विपक्ष को ये बधाई दे रहा हूं कि आपसी भेदभाव को मिटाकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी जैसे सभी विपक्षी नेताओं ने गोलबंद होकर वोटिंग में हिस्सा लिया और इस बिल को रोका, वरना ये बिल भी हमारे लिए मुसीबत बनने वाला था। आपका सवाल बिल्कुल सही नहीं, यही सवाल तो सबके मन में है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ये बात कही कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना प्रधानमंत्री जी की पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर्स पूरे भारत में, जेडीयू, जिनका लंबा गठबंधन का अनुभव है, जाति जनगणना होगी तभी तो परिसीमन होगा। यही मैं कह रहा हूं ना। तो जेडीयू ने जाति जनगणना बिहार में अपने बल पर करवाया, राज्य में जातीय जनगणना, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। राज्य जो करवाती है वो गणना है, यानी जातियों की गिनती हो गई। लेकिन जातीय जनगणना के लिए मैं तमाम सोशल एक्टिविस्टों से कहता हूं, मैंने एक कार्यक्रम किया था, पहले एक बिल लाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। एक बिल लाना पड़ेगा जो सेंसस एक्ट है, वो उस एक्ट में परिवर्तन करना होगा और सेंसस एक्ट में एक इंक्लूड करना पड़ेगा लफ्ज़ कि अब ये कास्ट सेंसस एक्ट होगा। जब आप कानून बना लेंगे तब जाकर, जो अभी अगर जातीय जनगणना भी हो जाएगा, उसकी रिपोर्टें भी आ जाएंगी, उस पर काम नहीं हो सकता। काम के लिए कानूनन उस पर मतलब कानूनी गिनती, तो उसके लिए जनगणना अधिनियम जो है उस अधिनियम में परिवर्तन करते हुए जातीय जनगणना अधिनियम इनको बनाना चाहिए। वो बिल पहले लाना चाहिए जो मांग पूरे भारत में पहली बार ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने रखी थी और वो तेलंगाना के एक पूर्व राज्यपाल हुआ करते थे, उनका एक हिंदू में आर्टिकल छपा था, द हिंदू में। मेरे इस कार्यक्रम के बाद मैंने एक कार्यक्रम किया था, आप लोग को शायद याद होगा, जिसमें कानूनी जनगणना की मांग। तो ये दुर्भाग्य है कि तमाम विपक्ष की पार्टियां इस बारीकी को समझने के बावजूद भी, खास करके सपा, आरजेडी जो ज़्यादा मन कह रही है कि जाति जनगणना हो जाती, वो ये मांग क्यों नहीं करती है कि लोकसभा में एक बिल पहले ये लाइए कि कास्ट सेंसस एक्ट जो है वो बनाइए आप। यानी एक आम सेंसस जो हो रहा, जो आम जनगणना हो रहा, दोनों में फर्क है। वो तो नीतीश कुमार जी ने भी करा लिया, लेकिन वो सिर्फ सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन में करेंगे, उसका सीधा सीधा कानूनी लाभ जातियों को नहीं मिल सकता। उसके लिए पहले यहाँ परिवर्तन, फिर ज़मीन पर जाकर जाति जनगणना, और उसी बीच में हमारे मुल्ला जी भी एक्टिव हो जाते हैं। भाई, जैसे सरकार की कोई योजना आएगी, मुल्ला जी को कीड़ा काटने लगेगा। हमारे लखनऊ के एक बड़े नेता हैं, हालांकि सपा के नेता, सपा जातीय जनगणना कारी है, वो मौलाना सपा के नेता नहीं लेकिन सपा के दोस्त हैं। वो माने फिरंगी महली के नाम से जाने जाते हैं। और फिरंगी हम लोग किसको कहते थे आप लोग को पता है ना? अंग्रेजों को। वो फिरंगी का असर उन पे है, जब जब कोई बयान आएगा उनका बयान आ जाता। फिर फिरंगी महली जी ने एक बयान दे दिया कि जो जातीय जनगणना होगा ना, उसमें मुसलमान जाति के कॉलम में धर्म लिखें, यानी सिर्फ मुसलमान लिखें। बिल्कुल चेगंदाल है या नहीं है? अरे भाई, धर्म के नाम पर यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ जो कुछ मिल रहा वो जाति के नाम पर मिल रहा। और इस बात को मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा है कि ओबीसी जो मंडल कमीशन के माने लागू होने के बाद मिलना शुरू हुआ, उसमें मुसलमान लाभ ले रहा, धर्म के नाम पर नहीं है। वो ओबीसी का कोटा है, ओबीसी में जो फिट बैठ रहा वो ले रहा। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहा हूं, जिन राज्यों में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुसलमान हैं वो वहां लाभ ले रहे हैं।
इस बार बिहार चुनाव में मनिहारी एक सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीट, वहाँ मुसलमान भी चुनाव लड़ा। जो एसटी था यानी बंजारा था, जिसको बिहार पटना हाईकोर्ट ने बंजारा घोषित किया है वाज़ाफ्ता, तो जातियों के आधार पर जब मिलना है तो फिर धर्म का खुमार, धर्म का भूत, धर्म का जिन दिमाग से क्यों नहीं निकालते हो? धर्म धारण करने की चीज़, आप नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, कुरान पढ़िए, हज करिए, ज़कात दीजिए, इस्लाम के सारे हुक्मों पर अमल कीजिए, लेकिन भारत में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सिद्धांत लागू है उस पर अपने समाज को आगे बढ़ाइए, ये भी ज़रूरी है। इसलिए इन बिल के गिरने पर मैं और मेरे जैसे तमाम लोग, विशेषकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा खुश है, और इसके लिए हम उन सबों को बधाई देते हैं जिनके कारण ये बिल गिरा और रुका। तो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया। पहली बात तो जब सत्र सामान्य रूप से चल रहा था उस समय बहुत सारे बिल आए, पास भी हुए, तो उस समय बिल आना चाहिए था, जो तीनों बिल की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक महिला आरक्षण विधेयक की बात है, जिसका नाम इन्होंने नारी वंदन और क्या क्या, ये तो नाम देने में तो खैर मोदी जी का कोई जवाब ही नहीं है, तो वो बिल आपके संज्ञान में भी होना चाहिए और देश के लोगों के संज्ञान में होना चाहिए कि ऑलरेडी वो बिल पास हुआ है। वो 2023 में बिल पास हो चुका है, उसके ढिंढोरे भी पीटे जा चुके हैं, उसका क्रेडिट भी लिया जा चुका है, उसकी रैलियाँ भी हो चुकी हैं, रोड शो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में वाज़ाफ्ता किया था और वाहवाही उसकी लूटी गई थी। तो जो बिल लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका था, उस बिल को इस बिल के साथ इंक्लूड करने का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी उस वक्त बिल में रह गई थी, जिसके कारण फिर से उसको ड्राफ्ट किया गया, फिर उसको पेश किया गया। तो विपक्ष की आपत्ति को आप नकार नहीं सकते। और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही तो है कि सरकार के द्वारा लाए गए सभी प्रस्तावों के बारीकी को वो समझे, समझकर अगर जनहित में है तो समर्थन करे और जनहित में नहीं है तो विरोध करे। विपक्ष को ये महसूस हो गया कि ये बिल महिलाओं के या महिलाओं में विशेषकर, अब शब्द विशेषकर कह रहा हूँ, जो डिमांड ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा पहले से करती आ रही है, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली राज्यसभा से निष्कासित हुए थे, वो भी महिला बिल ही था। और वो बिल कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस भी 33% रिजर्वेशन वुमेन्स बिल ला चुकी है। 33% महिलाओं के आरक्षण वाला बिल कांग्रेस ने भी लाया था 13 में, लेकिन उस बिल के खिलाफ भी लोग थे। कारण क्या है, क्यों खिलाफ थे? इस बार विपक्ष क्यों खिलाफ थी और उस बार क्यों खिलाफ थी? उसी 33% महिला आरक्षण विधेयक का भाजपा ने तब विरोध किया था और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के पार्ट थे, नीतीश कुमार की पार्टी से थे, लेकिन तब नीतीश कुमार समर्थन में थे महिला आरक्षण के नाम पर। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की पार्टी में रहते हुए विरोध कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, 33% में जो एससी को आप रिजर्वेशन देते हो सामान्य तौर पर, उसमें तो आपने कोटा विदिन कोटा करवा दिया। आपको पता है ना, बिल पास हुआ कोटा विदिन कोटा वाला जो बवाल हुआ था। माने अब एससी में ये तय होगा कि कौन क्या है, कैसे है, और उसके हिसाब से उसमें अलग अलग जातियों को समाहित किया जाएगा, जो हरियाणा में लागू भी हो गया। कोटा विदिन कोटा 15% में जब कोटा विदिन कोटा आप कर सकते हो, तो 33% में कोटा विदिन कोटा क्यों नहीं होगा? एक आम धारणा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के विषय में इस बात को नोट कर लेने का है कि सामान्य सीट पर इन वर्गों के पुरुष भी टक्कर नहीं दे पाते हैं, तो इन वर्गों की महिलाएं कैसे टक्कर देंगी?